सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब इसमें इतिहास का भी है, भूगोल का भी है, आपका आपदा प्रबंधन का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, अर्थशास्त्र का भी है। सारे विषयों में सामाजिक विज्ञान का जो विषय आता है, सब्जेक्ट आता है, सभी का मिलाकर 10 को इंपॉर्टेंट छटा हूँ। और याद रखिएगा, ये 10 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, कुछ कह नहीं सकते, सारे प्रश्न आपको लड़ जाएंगे। ठीक है ना? पहला प्रश्न देखिए बाबू, पहला प्रश्न क्या बोला? पहला प्रश्न बोला है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो ये पहले भी मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ। ठीक है ना? ये प्रश्न भी है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो आंसर लिखेंगे, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही बाधक थी, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इसलिए इटली एवं जर्मनी का एकीकरण दोनों राष्ट्रों के लिए ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल कर ही संभव था। इसी कारण से उन्होंने विदेशी सहायता ली। तो पहला का आंसर इतना लिख देना है। दूसरा प्रश्न क्या, वो देखिए। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न क्या बोला? बोला सलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? सलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे? लिख सकते हैं, छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? सलम पद्धति कहते हैं। यानी जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब गरीब लोग क्या पैसा बचाने के लिए छोटे छोटे बस्तियों में रहना शुरू कर दिए, उसी को कहा गया सलम पद्धति कहा गया। ठीक है ना? अब देखो, औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई। उन्हें नारकीय स्थितियों में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार के क्षेत्रों को स्लम क्षेत्र हम लोग कहते हैं। इतना लिख देना। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? पांडुलिपि। तीसरा प्रश्न देखिए, पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? आंख मूंद के आंसर लिखेंगे। भारत में छपखाना के आविष्कार से पहले ही हस्तलिपि पांडुलिपि का आविष्कार हो चुका था। हाथ से लिखने वाली लिपि का आविष्कार हो चुका था, इसी को पांडुलिपि कहा गया। ठीक है ना? वैसे ही हाथ से लिखी गई साहित्य जो पुस्तक के रूप में छपकर लोगों के बीच न आई हो, उसे पांडुलिपि कहा गया। यानी पुस्तक के रूप में जो छपकर नहीं आया था, यानी छपखाना से पहले अगर बात करते हैं तो छपखाना से पहले जो चीजें लिख कर आई थी, उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। बोल सकते हैं यह महंगा होने के कारण आम जनता के पहुंच के बाहर थी। इसकी उपयोगिता से हम लोगों के भारत की संस्कृति और परंपरा को जान पाते हैं। मतलब पांडुलिपि के कारण ही हम लोग अपने संस्कृति को, हम लोग अपने कल्चर को जान पाते हैं। ठीक है? इतना आपको आंसर लिखना है पांडुलिपि के बारे में। ठीक है? आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपका पॉलिटिकल साइंस से है। देखिए यहाँ पर बोले सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो आंख मूंद के इसका आंसर लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। क्या? लोकतंत्र में ही जनता ही सारी शक्तियों क्या है? स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है? जहाँ जनता का शासन है वही आपका लोकतंत्र है। जैसे इंडिया लोकतंत्र है, इंडिया एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद और टकराव को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। यानी लोकतंत्र के माध्यम से देश जो होता है हमेशा प्रगति में अग्रसर होता है। तो इतना आप आंसर लिख लेंगे, ये सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? पांचवा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके दो कार्य कौन से हैं? तो बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, चाहे अर्थ क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, ये सब जिस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था में संपन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, इनके दो कार्य इस प्रकार। पहला कार्य, यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं को उत्पन्न करता है, और दूसरा का लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो ये पांच क्वेश्चन हो गया आपके सामाजिक विज्ञान के। अब चलते हैं छठा, इसका प्रश्न देखते हैं और सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न क्या, वो देखेंगे। देखिए छठा प्रश्न क्या है बाबू? छठा प्रश्न आपका बोला कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? ध्यान दीजिए। तो प्रति व्यक्ति आय क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिए तो आपको क्या निकल गया? प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय का सूत्र हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है? इतना आपको लिखना है। सातवां प्रश्न देख लीजिए बाबू। सातवां प्रश्न कितना और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है। बोला सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर
अंत स्पष्ट करें। तो सबसे पहले सार्वजनिक उद्योग क्या होता है ये देखिए, इसका संचालन सरकार स्वयं करती है। सार्वजनिक उद्योग का संचालन कौन? सरकार करती है। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं, जैसे दुर्गापुर भिलाई, राउरकेला, मतलब बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ, जो उद्योग कंपनियां, उसी को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इसमें सरकार का हाथ होता है। लेकिन निजी उद्योग में केवल निजी लोगों का, पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है। ध्यान दीजिए, निजी में, इसमें उद्योग पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है। निजी लाभ के उद्देश्य से ही इसका उपयोग किया जाता है, जैसे टाटा इस्पात उद्योग। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। 8वां प्रश्न भी आपका भूगोल का ही प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 विशेषताएं लिखे। तो बोल सकते हैं धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से इसका आंसर समझिए। बोला है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषता भी बताना। तो बोल सकते हैं धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा को हम लोग बोलते हैं समोच्च रेखा बोलते हैं। इसकी 2 विशेषताएं इस प्रकार है। समोच्च रेखा हमेशा 0 से प्रारंभ होती है और इसके मध्य का अंतर सदैव समान होता है। दूसरी, अगर समोच्च रेखा पास है तो धरातल पर ढाल तीव्र होगा। अगर समोच्च रेखा दूर है तो धरातल पर ढाल क्या होगा? मंद होगा, मतलब धीमी गति से होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे 9वां प्रश्न देखते हैं। ये आपदा प्रबंधन का आपका प्रश्न है। 9वां आपदा प्रबंधन। आपदा से आप क्या समझते हैं? बोल सकते हैं प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं तो वो व्यवधान ही प्राकृतिक जनित रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, मतलब कई कारणों से प्राकृतिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है, उसी गड़बड़ी को हम लोग आपदा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आपदा कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के आपदा हो जाते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा, जैसे आतंक, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या? मानव जनित आपदा। मानव जनित का मतलब इसको मनुष्य उत्पन्न करता है, वो मानव जनित आपदा हो गया। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न देखते हैं 10वां। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करने हैं। क्या करने हैं? भूकंप और, देखिए ये 10वां प्रश्न आपका है, थोड़ा सा छोटा लिखा गया है। ठीक है, देखिए भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी में पहले भूकंप के बारे में जानते हैं। यानी आपका प्रश्न है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप क्या है? तो भूकंप एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसकी तीव्रता कभी कभी अत्यंत भयावह होती है तथा इससे अपार जानमाल की क्षति होती है। तो भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी तीव्रता जो है अत्यंत कभी कल खतरनाक हो जाती है और जानमाल की बहुत ज्यादा क्षति होती है। और अगला समझते हैं सुनामी क्या है? तो सुनामी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सुनामी क्या? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें झील या महासागर के बीच में भूकंप आने के कारण उत्पन्न होती है। यानी सुनामी जो होता है ना, झील या समुद्र के बीच क्या अगर भूकंप आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इतिहास के 10 महत्वपूर्ण, इतिहास नहीं, आपका टोटल सोशल साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिया। कितना? 10 गो महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया और 100% गारंटी होकर बोलते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कह नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। ठीक है ना बाबू? इसलिए इन सभी 10 प्रश्नों का रिवीजन धांस कर ले और इन सबका नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ 76450 29 149। इस व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।